Hi everyone, welcome to Amar Demi. I am Saurabh. I hope you all are doing well. आज से हम लोग बिहार स्पेशल का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोर्स का नाम है जीरो टू जेनिट, मतलब जीरो से स्टार्ट करूंगा और ऐसे लेवल पे पहुंचा दूंगा आप लोग को कि बिहार स्पेशल के आप लोग खुद एक एजुकेटर बन सकते हो। इतना अच्छा मैं आपका बिहार स्पेशल करवा देने वाला हूँ। एग्जाम में आप लोग अगर बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन आता है तो आप इतने सक्षम होंगे कि 30 में 30 क्वेश्चन बना के आ जाओ। भले क्वेश्चन आपको 28 आता होगा, लेकिन दो क्वेश्चन जो आप गेस भी करेंगे वो भी आपका गेस जो होगा वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ गेस करोगे। ठीक है ना? इस लेवल का बिहार स्पेशल मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, देखो मेरा नाम है सौरभ। ठीक है, और मैं ही आप सभी को बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कोर्स में आप लोगों को बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार आर्ट एंड कल्चर, बिहार मिसलेनियस, बिहार सेंसस, बिहार पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। और इन सभी एग्जाम में जितने भी बिहार स्पेशल रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी का डिस्कशन कराऊंगा, और डिस्कशन भी फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, केवल ऑप्शन बताने वाला काम नहीं करूंगा। अगर एक मान लो कोई क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को पूरा एकदम खोल कर आपको समझाऊंगा, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप कर लो एक ही क्वेश्चन से। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे से आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होगी आप सभी को। ठीक है, लेकिन उसके पहले हर वीडियो पे 100 लाइक रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आप सभी से ही समझ जाओ, क्योंकि ये फ्री बैच है। फ्री बैच है, हम लोग को सिर्फ आपसे सिर्फ वीडियो पे लाइक चाहिए, वीडियो पे कमेंट चाहिए और वीडियो का खूब सारा शेयर चाहिए। तो पीडीएफ नोट्स उसी टाइम आप सभी को प्रोवाइड होगी जब आप लोग हमारे हर वीडियो पे 100 लाइक करवा दोगे। 100 लाइक करवा दो, आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा मैं। ठीक है, ये कोर्स हमारे इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी, सीडीपीओ, सिविल सर्विस, एओ। ठीक है, जो भी बच्चा इस चीज का तैयारी कर रहा है आराम से इस कोर्स को पढ़ो, आप लोग अच्छे से पेपर में स्कोर करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हम लोग फ्री में मेंस का टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और ये फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट पिक किया, जो सेक्शनल टेस्ट अभी हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो सब्जेक्ट हमारा स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो, और उसके बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, मात्र अभी 50 बच्चों की और जरूरत है, उसके बाद ये ग्रुप फुल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इसमें मैसेज करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो आप पूछोगे सर ये टेस्ट सीरीज हम लोग को किस किस चीज में हेल्प मिलेगा, तो सिंपल से लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये टेस्ट सीरीज 6 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो कमिंग सून का टैग हटाओ, यहाँ पे 6 जून लिख दो। ठीक है, 6 जून को पहला टेस्ट होगा आप लोगों का। फर्स्ट टेस्ट जो होगा वो हमारा टेस्ट 6 जून को होगा। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया गया है। इसको टेलीग्राम ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला सर्च करो आप लोग टेलीग्राम पे, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा। देखो ये स्टैटिस्टिक जो है, आप देखो स्टैटिस्टिक्स से 4 क्वेश्चन आते हैं जीएस 1 में। बीपीएससी मेंस का जो आप एग्जाम देने जाओगे तो 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको मात्र 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 72 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो, और ये हुआ आपका बीपीएससी का एग्जाम का। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले टेस्ट सीरीज में कि आप लोगों को 6 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन देंगे। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को 3 घंटे का समय देंगे आप लोग को। ठीक है, और इस 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है ना? 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, और हर टेस्ट आपका 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? और इसको हम लोग 300 मार्क्स का टेस्ट होगा हर क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आप लोग का इवेल्युएशन करेंगे हम लोग। ठीक है, कि आप किस पानी में है, कितना अच्छे लेवल पे है। ठीक है, और इस टेस्ट को अगर आप लोग अच्छे से करते हो, लोग अगर अच्छे से इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी लॉन्च करेंगे। जैसे साइंस एंड टेक हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट पे भी आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दो आप लोग अपना। ठीक है, और ये देखो आप इतना अगर पांच पांच आप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले रहे हो हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, तो आपको 72 मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको इवेल्युएशन करके आपको बताएंगे भी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ सही कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग समझ जाओ लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है हमारे चैनल पे। ये हमारे चैनल का विजन है कि आप लोग अफोर्डेबल तरीके से आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें।
ठीक है, हमारे चैनल का विजन ये है कि अफोर्डेबल तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो इस इंस्टीट्यूट की फीस 30 के, 40 के, 50 के में होती है, कोई भी फी। ठीक है, एक आप पीटी का बैच लेने जाओगे तो उसका फी तुम्हारा 25 के रहेगा। नामी कोचिंग जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग जानते हो लोग। ठीक है, लेकिन उतना फी हम लोग, अगर हम लोग अगर पेड बैच भी लॉन्च कर रहे हैं तो उतना फी हम लोग का नहीं रहेगा। हम लोग का फी नॉमिनल फी रहेगा, जितना में आप एक बुक खरीदने जाओगे उतना में हम लोग का पूरा कोर्स का फी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का बस अफोर्डेबल फी में आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, और कुछ कुछ फ्रीबी जो होते हैं वो हम लोग रेगुलर इंटरवल पे लॉन्च करते रहेंगे। लाइक जैसे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज हमारा फ्री, मतलब फ्री में ही चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये हमारी टीम है, ये अमर सर है, ये आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये मैं हूं, मैं आप लोग को बिहार स्पेशल की क्लास लूंगा। ठीक है, ये प्रिंसी मैम है, आप लोग के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी। ये पूजा मैम है, ये आप सभी के लिए बायो की क्लास लेंगे। ओके, चलो हमारा पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ठीक है, हेडिंग डाल लो कॉपी में और अच्छे से नोट्स बनाओ आप लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला बात बता दे रहा हूँ, देखो जो पीटी ओरिएंटेड पढ़ने वाले हो, आए हो कि केवल मुझे पीटी पास करना है, चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे बोर हो जाने वाले हो। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्यों हो जाओगे, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में आपको हेल्प करेगा, इक्वली हेल्प करेगा। ये नहीं कि इंटरव्यू में हो जाएगा थोड़ा सा, इसमें से हल्का सा हेल्प मिल जाएगा, नहीं, सब में आपको इक्वली हेल्प करेगा। मतलब समझ सकते हो आप लोग इस चीज को। ठीक है, दूसरी बात समझो, आप पेपर में जाओगे ना तो 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का रहेगा ना, तो 30 क्वेश्चन के अलावा भी आप प्लस 10 to 15 क्वेश्चन आप लोग अलग से सॉल्व कर दोगे, सिर्फ हमारे क्लास की हेल्प से। अब पूछोगे सर का जादू टोना कीजिएगा क्या कि आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करवा दे रहे हैं? नहीं, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि और मान लो अगर मैं यहाँ पे बिहार ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ा दूं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? उसके साथ साथ में इंडियन ज्योग्राफी का उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी करा दो। अब खुद सोच के बताओ, अगर आप पढ़ने जा रहे हो क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट में बस बिहार का क्लाइमेट होता है, कोपेन का बिहार पढ़ लो कि कोपेन में बिहार में ये होता है। ठीक है, अब कुछ मत सीखो। ठीक है, बस ये मान लो फलना ढिम का ये सब ऐसा करके होता है, कोपेन में बिहार का ये सीन होता है। तो हम बताओ, अगर आपको तुरंत खाली ये चीज रटवा देंगे कि कोपेन का ये होता है बिहार के ये में, ठीक है, तो आप तुरंत बोलोगे कि रटवा दिए मास्टर। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के लेवल पे आपको पूरा कोपेन समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बिहार पे आऊंगा। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, डेट्स ये बात बोल रहे हो कि आप 10 से 15 नंबर का आप एज ले लोगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो इस कोर्स को फॉलो करो रिलीजियसली, और हर वीडियो पे 100 लाइक करवाओ। ठीक है, और पीडीएफ पाओ। बात साफ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मार्केट में सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा दिनों तक आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। क्लियर? चलो, ये हमारा बिहार स्पेशल का कोर्स है, हमारा फर्स्ट स्लाइड है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज इस कोर्स में सब चलेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा खाका है। ठीक है, समझ जाओ। सबसे पहले अभी हम लोग बिहार ये सभी से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार स्टार्ट करने वाले। ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिहार ज्योग्राफी पे स्विच करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर सेंसस, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, फिर मिसलेनियस पे, ऐसे कर करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, जो 1 से 1.5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर दे। चलो, ये है हमारा बिहार राज्य का मैप। ठीक है, सॉरी पानी पिया। ठीक है, देखो आप सबसे पहले कुछ करो चाहे मत करो, ठीक है, बिहार को स्टार्ट करने से, पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस मैप को याद कर जाओ। मैप याद करना है। ठीक है, ये आपका पहला काम है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये मैप क्यों याद करें, वाई आई शुड लर्न द मैप? ठीक है, पहला देखो, आपको ये हेल्प करेगा पीटी में इलिमिनेशन मेथड यूज करने में। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, अब पूछो कि सर इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये फलना क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, फलना क्वेश्चन में तुमको 4 गो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया ऐसे। ठीक है, अब बोला बताओ इसमें सही कौन सा है। ठीक है, लेकिन तुमको ये बात पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर
नॉर्थ का कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब देखो ये ऊपर वाला जो साइड है नॉर्थ है, ठीक है, नीचे वाला जो साइड है वो साउथ है, ठीक है, तुमको पता है कि फलना में क्वेश्चन में नॉर्थ नॉर्थ का कोई आंसर होगा, ठीक है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, साउथ के डिस्ट्रिक्ट अगर ऑप्शन मान लो अगर भोजपुर लिखा हुआ है तो ये तो देख रहे हो कि यार साउथ का डिस्ट्रिक्ट है, तुरंत इस ऑप्शन को काट लोगे। कैमूर देख रहे हो यहाँ पे, तुरंत देख रहे हो यहाँ पे काट लोगे, मतलब तुमको पता है नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट था, बच्चे का ये दोगो, फिर ये दोगो में अपना गेस करोगे, गेस करते करते कहीं ना कहीं से तुमको उपाय लग ही जाएगा कि हाँ यही दोगो में आंसर है, ठीक है, इसी दो में से कोने को टिक कर दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब इलिमिनेशन मेथड जब तुम एग्जाम में यूज करने जाओगे ना तो ये चीज तुमको बहुत हेल्प करेगा, मैपिंग, ठीक है, तुमको पता रहेगा कि भोजपुर नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो हो ही नहीं सकता है भोजपुर, तो तुरंत उस चीज को काट दोगे, तुम समझ में आ रहा है ना, होप से मेरी बात को आप समझ सकते हो, ठीक है। मैं मैपिंग का जो बिहार का जो मैपिंग होता है चलो उसको मैं अलग से नहीं कराने वाला हूँ। बिहार का जो मैपिंग होगा, आपका जो ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा या फिर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड जो भी बिहार का मैपिंग आपको जरूरत रहेगा साथ साथ में कराऊंगा, ठीक है, इससे आपको चैप्टर का क्लैरिटी बना रहे, बात समझ में आ रहा है, बिहार का मैपिंग मैं अलग से नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखते हैं बहुत टीचर एक बिहार का मैपिंग का अलग से वीडियो ला देते हैं और बोलते हैं बिहार का मैपिंग कर लो, नहीं वैसे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना, सबको साथ साथ में एक साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। देखो फिर दूसरा चीज आपको मेंस में हेल्प करेगा, जो मैप जो होगा आपको मेंस में हेल्प करेगा। आप पूछोगे सर मेंस में कैसे हेल्प करेगा, सपोज करो आप एक मैप बनाए, ठीक है, मतलब अगर आप कोई आंसर लिखे, ठीक है, आंसर लिखे, अब आंसर में हुआ क्या, लिखते लिखते गए लेकिन आपका कॉपी इतना तक भर गया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे कॉपी इतना भर गया, मान लो यहाँ तक कॉपी भर गया पूरा, ठीक है, इतना कॉपी भर दिए, अब इतना सारा जगह बचा हुआ है, आप सोच रहे इसमें सोच रहे नहीं लिखेंगे, तो मान लो 2 नंबर काट दिया, इसके आगे तुमको यादो नहीं है, अनाप शनाप लिखे तो मास्टर और ही काटेगा नंबर, तो तुरंत क्या करो बिहार का मैप बना दो, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार का मैप बना दो। अब आंसर में देखो तुम अपना कहीं दिल्ली उल्ली का सॉरी क्या बोल रहे हैं, मतलब देखो आप आंसर में कहीं तुम पश्चिम चंपारण के बारे में लिखती हो तो वही बिहार का मैप बना के यहाँ पे पश्चिम चंपारण ऐसे मेंशन कर दो, कोट कर दो, तुमको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, बात समझ रहे हो ना मेरा, ठीक है। इस चीज पे ये चीज थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है जिससे नंबर और ज्यादा गेन कर सकते हो, इंटरव्यू में बहुत आपका हेल्प करेगा। मान लो इंटरव्यू देने गए, अब बोर्ड मेंबर आपसे सवाल पूछे, ठीक है, भाई बताओ तुम अब बिहार का सेवा करने जाने वाले हो, ठीक है, चलो बताओ हमको पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, चलो तुम बताओ हमको पश्चिम, अब सर पश्चिम चंपारण को पता नहीं है कहाँ पे, कोई बच्चा गया साउथ में बोल दिया, साउथ में देखो पश्चिम चंपारण है ही नहीं, कोई बच्चा बोला नॉर्थ में खोजेगा तो देखे हाँ पश्चिम चंपारण यहाँ पे है, और कोई बच्चा उसमें होशियार रहेगा तो बोलेगा सर नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, उसका तो सिलेक्शन समझो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है इंटरव्यू में तो उसको 5 में 5 मिलेगा जो बच्चा नॉर्थ वेस्ट बोलेगा, और जो बच्चा नॉर्थ बोल के आएगा उसको 3 नंबर मिलेगा, सही बोला है लेकिन उसको 3 नंबर मिलेगा, और जो बच्चा साउथ में बोलेगा तो उसको मार के भगाएगा, सबसे पहले बोलेगा भाई तू बिहार का सेवा करने जा रहा है, कहाँ से तुम चोरी करके पहुंचा है क्या, कि तुमको अभी तक ही नहीं पता है कि पश्चिम चंपारण कहाँ है, आप लोग होप से बात समझ रहे होगे, ठीक है। थोड़ा सा मैप पे हम एक चीज आपको सिखा देते हैं, ठीक है, देखो ये जो ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है ना, कभी भी चीज नोट करना है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये वाला डब्ल्यू होता है वेस्ट होता है, साउथ होता है ईस्ट होता है, ठीक है, मतलब उत्तर दक्षिण, ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरब ये पश्चिम, समझ में आ गया ना, तब ध्यान से देखो, ऐसे है हमारा बिहार, ठीक है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है नॉर्थ, ठीक है, नीचे वाला क्या है साउथ, ठीक है, ये वाला क्या है वेस्ट, ये वाला क्या है ईस्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये वाला कौन सा डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन है मेरा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो आप इस चीज को और आसानी से नहीं बोल सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट में हमारा पश्चिम चंपारण है, एकदम इजीली बोल सकते हो, मास्टर खुश थे भाई एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन बता दिए ये, ठीक है, तो ये चीज आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, बात समझ में आ गया आप लोग को, वेरी गुड, चलो अब एक और चीज समझते हैं। अब बोलोगे सर इसको याद कैसे करें, तो कुछ मत करो, ठीक है, 10 दिन में तुम बिहार के पूरे मैप के एक एक जिला को याद करोगे, इतना अच्छे से याद करोगे तुम सपना में भी इसको दिमाग में रखोगे इस चीज को, ठीक है। अब बताओ कैसे करना है, कुछ मत करो, जाकर मार्केट से ब्लैंक मैप खरीद के लाओ बिहार का, ठीक है, ब्लैंक मैप खरीद के लाओ, कितना लाना है तुमको, एटलीस्ट 40 मैप लेकर आना है ब्लैंक मैप बिहार का, ठीक है, आपको 1 रुपया पर मैप पड़ेगा बिहार के, जाके मार्केट में खरीद के लाओगे, ठीक है। या फिर अगर आप लैपटॉप यूज करते हो, लैपटॉप लैपटॉप आपके पास है तो तुरंत क्या करो, ब्लैंक मैप आप डाउनलोड करो, ऐसे कोई ब्लैंक मैप डाउनलोड करो और उसको तुम क्या करो ऐसे कर करके
प्रिंट आउट निकालो, एक सेंचुरी पेपर में उसको कॉपी पेस्ट करके, मतलब दो बना लो, जिसको आता होगा वो खुद से कर लेगा, और उस चीज को क्या करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकालने के बाद तुम उस चीज का 50 भी प्रिंट आउट निकालो तो 85 रुपए लग गया, ठीक है। उसमें तुम्हारा 100 मैप हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक पेज में 2 मैप रहेगा, तो ऐसे ब्लैंक मैप खरीद के लाओ, ठीक है, तुम्हारा पैसा ऐसे कम लगेगा। और ब्लैंक बैग ना सुबह शाम तुम देख कर ना एटलीस्ट तुम 4 दिन, 4 से 5 दिन देख कर तुम उसमें मैपिंग करो, ठीक है, मतलब जैसे मैप है तो मैप पे तुम देख के करो, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऐसे करके तुम देख कर उसमें मैपिंग करो, ठीक है, 5 5 दिन तक सुबह शाम जितना बार मन करो उतना बार केवल तुम देख कर मैपिंग करो, ठीक है। तुमको ये नहीं देखना है कि हम बना पा रहे, अपने 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 काबिलियत पे ये नहीं शक करना है कि हम नहीं कर पा रहे, वो देख ही के करना है, ठीक है। 5 दिन के बाद तुम ऐसे देख देख के करो, उसके बाद तुम क्या करो, इसको बंद करो, इसको पूरा छिपा दो, छिपाने के बाद उसके बाद बैठ के इसको ड्राइंग करो, देखो तुम एटलीस्ट 38 डिस्ट्रिक्ट है ना पूरे बिहार में, तुम उसमें से 20 प्लस कर लोगे, 20 प्लस कर लिए बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे तुम 23 प्लस करोगे, 23 प्लस करोगे, फिर 25 प्लस करोगे, फिर 28 प्लस करोगे, ऐसे करते करते तुम 38 जिला 10 दिन में पूरा याद कर जाओगे, देख लेना तुम, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखो बिहार को हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग बिहार के बारे में हंस देता है कि बिहार का क्या है, बकवास जगह है, तो बोलता है लोग बिहार को अनसिविलाइज है, यहाँ पे कोई गुंडा बदमाश पाया जाता है, चोर डकैत पाया जाता है बिहार में, ठीक है, लोग हमेशा हम लोग को क्रिटिसाइज करते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो ये सब बहुत गलत बात है, लेकिन हम हर बिहारी को प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। चलो इस कोर्स को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ऐसा पढ़ना है कि हमको अपने बिहार के लिए प्राउड फील हो गया, ठीक है, क्योंकि हम इस कोर्स का मतलब ये होता है बिहार के बारे में एकदम अच्छे से जान जाओ तुम, ज्योग्राफी से लेके इससे जो भी कुछ होता है सब कुछ बिहार के बारे में तुम जान जाओ। देखो जो सिखों के 10वें गुरु थे, मतलब सिख जो है एक रिलीजन है, सिख एक क्या है, रिलीजन है, जैसे हिंदू रिलीजन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन है, वैसे सिख एक धर्म है, ठीक है। उस धर्म में 10 गुरु है, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 10 गुरु का हम लोग पूजा करते हैं, लोग उन लोग पूजा करते हैं, ठीक है, ठीक है, सब पूजा करते हैं। उसी 10वें ग्रुप के जो सबसे लास्ट गुरु थे ना, 10th गुरु, सबसे लास्ट वाले गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन गुरु जी का जो जन्म हुआ था, इन्हीं गुरु जी का जन्म हुआ था बिहार में, उनका जन्म हुआ था बिहार में, बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए सिखों का एक धार्मिक स्थल है, जैसे आप खुद सोच के बताओ, जैसे हिंदू है तो हिंदू लोग क्या करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ उनका धार्मिक स्थल है। तो वैसे ही सिखों लोग का धार्मिक स्थल क्या है, यही हरमंदिर तख्त साहिब, जो बिहार में एग्जिस्ट करता है, बात समझ में, यही है हरमंदिर तख्त साहिब, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर देखो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको ईपी सेंटर ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, ईपी सेंटर ऑफ लर्निंग का मतलब बोल सकते हैं, ये जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी था ना, मतलब इतना फेमस यूनिवर्सिटी था, इतना फेमस यूनिवर्सिटी था कि दूर दराज के लोग, दूर विदेश प्रदेश के लोग सब कोई आके यहाँ पर अपना पढ़ाई करता था, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ता था, बात समझ में आ रहा ना, इस लेवल का ये यूनिवर्सिटी था, और ये बिहार में एग्जिस्ट करता था। सबसे प्राउड का बात ये है, सोचो बिहार एक लर्निंग का ईपी सेंटर था एंशियंट पीरियड में, वो आ गया सब बाहर का, या ढा ढू के चल गया, तो क्या किया जा सकता है। बिहार का लैंग्वेज देखो भोजपुरी, बहुत लोग बोलता है क्या होता, हम दूसरा गोला पे आ गया है लग रहा है। पीके मूवी, गैंग ऑफ वासेपुर, गंगा जल, इस सब मूवी में बिहार का जो एसेंट है, एसेंट मतलब बिहारी भाषा है, उसका बहुत अच्छा से यूज किया गया है, और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ है, क्योंकि बहुत ही बिहार का जो एसेंट है, इसमें आप सबसे पहले ये देखो कि जब हिंदी साहित्य पढ़ते होगे तो इस चीज से पता चलता होगा कि बिहार के एसेंट में बहुत ही कामनेस है, मतलब बिहार का जो भाषा है बहुत ही कामनेस है। हम लोग रउआ रउआ करके बात करते हैं, रउआ आज ही है नेवरी, रउआ उनवरी चल जाए, ठीक है, मतलब इसमें क्या मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग पापा नहीं बोलते, हम लोग पिताजी बोलते हैं, लोग मतलब बाबूजी बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना, जी लगाते हैं लोग हर चीज में। हम लोग बिहार के भाषा में कामनेस, रिस्पेक्ट, मतलब बिहार के लैंग्वेज में झलकता है, सोचो हम लोग इस लेवल का हम लोग का भाषा है, ठीक है। फिर देखो लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा का फोटो देखो, मन कर दिया हमको भी खाने का, जा रहे हैं हम भी खाने, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के बाद, ठीक है। ये लिट्टी चोखा बिहार का सबसे फेमस खाना है, फेमस डिश है, ठीक है, समझ में आएगा ना। फिर एक आप लोग को ये भी पता है, छठ पूजा के बारे में आपको पता है, छठ पूजा बिहार का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट फेस्टिवल है छठ पूजा। सोचो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 66 बीपीएससी, या सॉरी एओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में, एओ का एग्जाम हुआ था अगस्त में, क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में छठ कितना बार सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स इन ईयर,
बिहार में छठ को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, सोचो छठ छठ से क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो छठ पूजा ऐसा फेस्टिवल है, ठीक है, कि मतलब कहा जाता है कि पूरा जो रेलवे का जो फाइनेंस होता है ना, रेलवे का फाइनेंस, ये सिर्फ छठ पूजा की वजह से तुम्हारा अक्टूबर नवंबर में, मतलब छठ पूजा के टाइम में सबसे ज्यादा हो जाता है। मतलब वहां पे लोग टिकट इतना कटवाते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है रेलवे के पास अक्टूबर नवंबर में। रीजन क्या है? सोचो दिवाली में घर पे लोग नहीं आता है, मतलब जो बाहर काम करने वाले मजदूर है चाहे इमाइग्रेंट्स है, वो लोग दिवाली में नहीं आते हैं, वो लोग छठ पूजा में आते हैं। सोचो दिवाली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस छठ को लोग देते हैं, ठीक है। एकदम देखते होगे लोग अब छठ के टाइम में ट्रेन में ठूस ठूस के भरे रहते हैं लोग, एक के ऊपर एक लदा लदा के घर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आस्था है, अपने छठ के लिए वो आस्था रखते हैं, ठीक है। सोचो हम लोग बिहार के लोग इतने अच्छे कि अपने कल्चर के लिए कितना सेक्रीफाइस करके हम लोग ट्रेन में धक्का मुक्का खाकर अपने घर आते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये चीज जाहिर होता है कि हम लोग अपने कल्चर के लिए कितने, क्या बोलते हैं, कल्चर के लिए हम लोग कितने सीरियस है इस चीज के लिए। बात समझ में आ गया ना? बिहार में आप लोग देखते हो कि लॉन्गेस्ट वाईफाई रेंज है जो गांधी मैदान के पास, ठीक है। बहुत सबसे बड़ा वाईफाई रेंज है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा फ्री वाईफाई नहीं दिया जाता है जितना बिहार का चीज सीएम दे रहा है हम लोग को, इतना फ्री वाईफाई 20 किलोमीटर लंबा वाईफाई रेंज है, ठीक है। अच्छा, बिहार का जो प्लेन है ना, बिहार का जो प्लेन है, मतलब बिहार का जो भूमि है, सबसे फर्टाइल भूमि माना जाता है। फर्टाइल का मतलब होता है सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है, और इसको वर्ल्ड के उपजाऊ भूमि में गिनती किया जाता है। सोचो इस लेवल का बिहार का भूमि उपजाऊ है, ठीक है। अच्छा, एंशियंट सिटी जो है हमारे 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 बिहार का एक सिटी था पहले पुराने में, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। उस सिटी का नाम था वैशाली, ठीक है, मतलब अभी भी है लेकिन वो नहीं है, उसी के नाम से दूसरा है, ठीक है। तो वैशाली सिटी था ना, एंशियंट सिटी था तो बिहार में वैशाली, वो पूरे देश विदेश का, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक था। अब पूछोगे सर रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री रिपब्लिक है, देखो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था लेकिन बच्चे बता नहीं पाए थे, ठीक है ना। एक वीडियो में देख रहा था, जैसे देखते हो ना फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू रहता है, उसमें मतलब सेलेक्टेड एस्पायरेंट है, उसको ये नहीं पता था कि भाई रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बस यही समझो कि देखो कोई भी सेलेक्टेड एस्पायरेंट होता है ना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको हर चीज आता हो, ठीक है। बस एग्जाम में जितना पूछा जाता है उसको उतना अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये जो रिपब्लिक होता है ना, रिपब्लिक का बस ये मतलब होता है कोई सा ऐसा कंट्री, अगर उसका हेड जो होता है, मतलब कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब कंट्री का जो सबसे ऊंचा पद होता है, अगर वो इलेक्ट किया जाता है बाय पीपल, तो कंट्री रिपब्लिक होगा। मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। बात समझ में आएगा ना, तो वो कंट्री क्या होगा? रिपब्लिक होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? समझ में आ गया? तो अब आज से पूछे कोई कोई भी कंट्री, रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक को हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या आंसर दोगे कि सर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब जो समझ गए होंगे हिंदी वाले, ठीक है। फिर आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन है वो भी कहाँ से एग्जिस्ट करते थे, कहाँ से थे? बिहार से थे, ठीक है। अच्छा, बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब जो हमारे इंडिया के सबसे पहले राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, उनका जो जन्म हुआ था बिहार में ही हुआ था। समझ में आएगा ना? अच्छा पूछो बिहार के कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के सिवान में हुआ था। ये भी बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एओ में पूछा गया है कि 2 टाइम्स छठ को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखो ये लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, को कलर चेंज करता हूँ मैं, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह, देखो पूछा गया था कि गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था? चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। और ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन भी था। बात समझ में आया ना? मतलब गांधी जी आए थे 1915 में, ठीक है, 1915 में आए, 1917 में वो सबसे पहले आंदोलन किए, मतलब पूरे, मतलब भारत में, मतलब गांधी जी तो जानबे करते हो राष्ट्रपिता है, ठीक है। वो आंदोलन करके देश को आजाद करवाया, मतलब अहिंसा के मार्ग पे चल के, ठीक है। तो उनका जो सबसे पहला आंदोलन था ना 1917 में, वो बिहार के चंपारण से किए थे, चंपारण बिहार से किए थे, ठीक है। तो चंपारण वाले आप लोग बहुत लकी हो लोग। देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्टार्ट होता है जो थर्ड पेज ऑफ नेशनल मूवमेंट होता है, मतलब हम लोग नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 फेज में पढ़ते हैं लोग। आ गया? रुको एक सेकंड, इरेज कर रहे हैं कुछ चीजों को, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सके, ठीक है। हम लोग नेशनल मूवमेंट को, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 फेज में पढ़ते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। जो थर्ड फेज होता है ना, इसे पूरा हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं लोग। बात समझ में है ना? तो इस थर्ड फेज का स्टार्टिंग का पहला ही टॉपिक होता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सोचो गांधी जी का पहला आंदोलन ही था चंपारण सत्याग्रह, और वो बिहार से स्टार्ट हुआ था। सोचो गांधी जी को गांधी जी बनाया कौन? बिहार बनाया, ठीक है।
गांधी जी को अगर ये सक्सेस नहीं मिलता तो उनको महात्मा की उपाधि भी नहीं मिलती। यही सक्सेस की वजह से गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। इस आंदोलन की सफलता के बाद, बात समझ में आया ना। फिर एक जीटी रोड है, जीटी रोड 2500 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना रोड है और सबसे लॉन्गेस्ट रोड भी है। बात समझ में आ गया ना। चलो, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ये कौन सा कंट्री है? इंडिया है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, बात समझ में आया। जैसे ये स्टेट हो गया मध्य प्रदेश, ये स्टेट हो गया गुजरात, ये स्टेट हो गया महाराष्ट्र, ये छोटा सा हो गया ये गोवा हो गया, ठीक है। ये हो गया कर्नाटक, ठीक है। ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहा है, ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया झारखंड, ये हो गया यूपी। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। और सब स्टेट आप अपना देख लेना लोग, ठीक है। वैसे सब देखो, इसका भी मैम है प्रिंसी मैम, आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे कैसे आप इंडिया के स्टेट्स को आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश, जिसपे चीन हमेशा बार बार चिल्लाते रहता है। ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया आपका मिजोरम। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 और फिर ऐसे करके ऐसे गया है, ठीक है। वाई टाइप का, ठीक है, ऐसे कुछ दिख रहा है। इस स्टेट का नाम है आपका असम, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह ये है हमारा बिहार, ठीक है। बात समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछे, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। कितना बच्चों को ये भी नहीं पता रहता है, ये भी बात आप जान जाओ, ठीक है। इसी 28 स्टेट में एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार, ठीक है। बात समझ में आएगा। तो 20 स्टेट में एक स्टेट है बिहार, इसी बिहार को हम लोग यहाँ पे जूम इन कर दिए, जो कि पूरा बिहार बड़ा सा दिखने लगा, ठीक है। ठीक है। बिहार के पूछे कि बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार है, श्री नीतीश कुमार है। बिहार के आपसे पूछे कि बिहार के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। राज्यपाल अभी करंट गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। ये चीज में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, बिहार के राज्यपाल कौन है? ठीक है। एक सेकंड पानी पी ले। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी हमारा, यानी कि बिहार का जो कैपिटल है, बिहार का जो कैपिटल है पटना है। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। देखो, पटना का पुराना नाम था आपका पाटलिपुत्रा, अजीमाबाद, कुसुमपुर। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। ये सब पटना का पुराना नाम है, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ पटना से रिलेटेड हम आपको फैक्ट बताते हैं, ठीक है। उसको खूब अच्छे से आप लोग कर लो, ठीक है। देखो, पटना बिहार में का एक वन एंड ओनली महानगर है, ठीक है। महानगर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बिहार का वन एंड ओनली महानगर जो है वो है पटना। बात समझ में आएगा। बिहार में केवल एक ही महानगर है, उस महानगर का नाम है पटना, ठीक है। पटना बिहार का राजधानी भी है, ठीक है। पटना से एक और फैक्ट समझो, ठीक है। जो जनसंख्या जो होता है ना, जनसंख्या, जनसंख्या को इंग्लिश में आप लोग समझते हैं ना, पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नंबर 1 स्टेट है। मतलब सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है बिहार में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? पटना में है। ये भी आप क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। फिर बोले कि अर्बन पॉपुलेशन में, मतलब सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, मतलब शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? पटना है, ठीक है। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे कौन सा है? 43.83%, ठीक है। शहरी लोग पटना में एग्जिस्ट करते हैं, पटना में स्टे करते हैं। क्लियर हो गया ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए पटना से रिलेटेड, ठीक है। मतलब नगरीय जनसंख्या में भी नंबर 1 है और एक ओवरऑल जनसंख्या में भी पटना नंबर 1 है, ठीक है। पटना का बिहार का राजधानी है पटना, वन एंड ओनली महानगर है बिहार का, ठीक है। फिर नेक्स्ट समझो, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1916 में, ठीक है, किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है? पटना का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय, वो 1916 में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो इससे आप एक और चीज समझ सकते हो कि बिहार का जो हाई कोर्ट है, मतलब हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय होता है। तो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? पटना में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गया ना।
फिर एक चीज यहाँ पे समझो, गंगा नदी ऐसे इंटर करती है बिहार में, ठीक है। कहाँ से इंटर करती है गंगा नदी? चौसा में इंटर करती है, मतलब बक्सर में इंटर करती है, और बक्सर के भी चौसा में इंटर करती है, मतलब एक बड़ा जिला उसमें एक छोटा सा जगह होता है ना, उसी छोटे सा जगह का है चौसा। मतलब गंगा नदी चौसा बक्सर में बिहार में इंटर करती है, और ऐसे करके बिहार से फिर ऐसे करके बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि गंगा नदी सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है पटना में ट्रेवल करती है, ठीक है। देख रहे हो पटना में इसकी लंबाई गंगा नदी की बहुत ज्यादा है। तो ये भी फैक्ट लिख सकते हो, गंगा नदी की लंबाई पटना में बहुत ज्यादा है, मतलब पटना जिला में गंगा की लेंथ जो है मोर इन मोर इन पटना। इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, अपना रनिंग नोट्स बना रहे हो, जल्दी जल्दी लिख लो इस चीज को, ठीक है। आगे से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अब हम, ठीक है। देखो, अब है बिहार दिवस, ठीक है। बिहार दिवस एक पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, मतलब बिहार का एक फेस्टिवल है, ठीक है, ऑफिशियल फेस्टिवल है, ठीक है, ये पब्लिक हॉलीडे है। इसको मनाना स्टार्ट करवाया गया था किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा। मतलब इसके पहले जितने भी सीएम आए थे उन्होंने बिहार दिवस का सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। कब से सेलिब्रेट किया जाता है इसको? 2010 से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस बार जो 2022 में जो इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया गया था, किस दिन किया था? 22 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया था इस बार, ठीक है। और इस बार कौन से नंबर का फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किए थे? 110वें नंबर का सेलिब्रेट किए थे, ठीक है। और इस साल का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली थीम था, ठीक है। याद नोट डाउन कर लो यहाँ पे, VBI लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन 67 के री एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है, या फिर जो भी बीपीएससी का अपकमिंग एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। कि 110वां जो था इस बार का बिहार, मतलब 110वां जो फेस्टिवल का नंबर है बिहार में, ठीक है, वो किस साल मनाया गया बिहार दिवस का? 2022 में मनाया गया है। और 110वां बिहार दिवस का थीम क्या था? जल जीवन हरियाली था, ठीक है। इस बिहार दिवस को दूसरे नाम से बिहार स्थापना दिवस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ये वाला बिहार का लोगो है, ठीक है, बिहार का सिंबल है, ये भी याद रखना, बिहार का सिंबल है ये, ठीक है। अगला साल हम लोग कब मनाएंगे? 22 मार्च 2023 को मनाएंगे, ठीक है। और ये एनुअली मनाया जाता है, एनुअली का मतलब होता है वार्षिक तरीके से मनाया जाता है, मतलब आज मना दिया गया, फिर अब एक साल बाद मनाया जाएगा, इसको समझ में आ गया ना। ये नहीं कि 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ये एक हर साल मनाया जाता है, एनुअल इसको बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ये 3 डेट है, ठीक है। मैं 3 डेट को एक साथ इसलिए लिख दिया हूँ कि तीनों डेट में कंफ्यूजन होता है। देखो कोई भी अब बुक उठाकर देखोगे, देखोगे यहाँ पे, अगर मान लो स्पर्धा का बुक उठा लिया, फिर अरिहंत का बुक उठा लिया, ठीक है, तो वहां पे ऐसे लिखा मिलेगा आपको स्थापना, इसको स्थापना बोलता है सब, इसको स्थापना दिवस बोलता है सब, ठीक है। अब बहुत बच्चा ये करता है, बहुत बच्चा सोचे पड़ जाता है ससुरा स्थापना है तारीख को हुआ है, दिवस मनाते है तारीख को, बड़ा लोचा है। फिर मास्टर से पूछने जाता है तो अधिकतर मास्टर आंसर नहीं दे पाता है, अधिकतर मास्टर आंसर दे भी देता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि ये कैसे क्या हो रहा है, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आराम आराम से आप लोग समझना है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे, ठीक है, पूछे नहीं, छोड़ हटाओ, फिर से अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि पहला डेट को समझो, तभी आपको दूसरा डेट समझ में आएगा, फिर तीसरा डेट ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो एकदम बेसिक तरीके से समझो, ठीक है। अनाउंसमेंट किया जाता है, मतलब घोषणा होता है, ये यहाँ पे 12 दिसंबर 1911 कर दो, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 12 दिसंबर यहाँ पे 1911 कर दो, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया जाता है कि बिहार को हम लोग सेपरेट करना है बंगाल से, मतलब बिहार को हम लोग बंगाल से सेपरेट कर देंगे, घोषणा किया जाता है, ठीक है। मतलब लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये घोषणा किया जाता है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये घोषणा किया जाता है 12 दिसंबर 1911 को, कि बिहार को सेपरेट करना है बंगाल से। याद रखना ये बिहार जो है ना, इसमें बिहार में आज का उड़ीसा इंक्लूडेड था, ठीक है। बिहार में को सेपरेट करना है बंगाल से, ये कौन घोषणा करता है? लॉर्ड हार्डिंग घोषणा करता है, ठीक है। अब घोषणा हो गया, घोषणा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर काम होगा। तो 22 मार्च 1912 को एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब समझते हो ना? ऑफिशियल पेपर निकाल दिया जाता है। जैसे 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 कभी कभी तुम ये चीज समझते होगे, जैसे होता क्या है ना कि किसी किसी, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझो, जैसे बीपीएससी का कोई सचिव आ गया, ठीक है, मतलब जो मान लो अभी आर के महाजन साहब आए, ठीक है, बोले कि और 6वीं का एग्जाम हम लोग जुलाई में लेंगे,
मान लो 67वीं का एग्जाम हम लोग जुलाई में लेंगे, ठीक है, बोल दिए री एग्जाम हम लोग जुलाई में लेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जुलाई में तब बोल दिए, फिर 3-4 दिन बाद क्या है कि नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ जाएगा कि हाँ इस तारीख को हम लोग पेपर लेंगे। बात समझ में आएगा ना, ये चीज तो क्लियर हो गया ना। इससे आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझ में आए। तो वही हुआ कि यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया लॉर्ड हार्डिंग कि बंगाल से हम लोग बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। फिर इसी बात पे नोटिफिकेशन निकलता है, किसकी निकलता है, 22 मार्च 1912 को निकलता है नोटिफिकेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो, अब नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा रहता है। चलो, ये मैंने, ये बिहार स्टेट का आर्काइव निदेशालय जो है, यहाँ से मैंने इस नोटिफिकेशन को उठाया है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाया जाता है कि कैसे कैसे मतलब बात चला है, ठीक है। तो देखो 22 मार्च 1912 के नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। क्लियर। इस नोटिफिकेशन में ये बोला जाता है कि हम बिहार को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कौन कौन से डिवीजन मिला के, भागलपुर डिवीजन को मिला के कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पटना डिवीजन को मिला के कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तिरहुत डिवीजन को मिला के कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा नागपुर डिवीजन, और पांचवा ओडिशा डिवीजन को मिला के कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब सिंपल से इतना है कि देखो पहले बंगाल जो था ना, बंगाल, ठीक है, बहुत सारे डिवीजन में बटा हुआ था, ऐसे करके बहुत सारे डिवीजन मतलब बटा हुआ था, मतलब डिवीजन समझ ही सकते हो, मतलब बहुत सारे खंडों में बटा हुआ था, ठीक है। तो हुआ क्या कि 22 मार्च 19 वहां पे अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ बिहार उड़ीसा को सेपरेट करना है बंगाल से, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन में कहता है कि भागलपुर डिवीजन, तिरहुत डिवीजन, ठीक है, पटना डिवीजन, छोटा नागपुर डिवीजन और उड़ीसा डिवीजन, सबको मिलाकर, ठीक है, सबको मिलाकर हम एक प्रोविंस बनाएंगे। हम एक क्या बनाएंगे, प्रोविंस बनाएंगे। तो देखो, अगर देखो ये सब चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लाया हूं। तो अगर फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिहार को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कितने डिविजन को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। टोटल 5 डिवीजन थे, भागलपुर, पटना डिवीजन देख सकते हो आप लोग, तिरहुत डिवीजन, छोटा नागपुर डिवीजन और उड़ीसा डिवीजन को मिला के कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्लियर हो गया ये चीज को। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट उसी इसमें दिया लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 नंबर स्टेटमेंट, गवर्नर जनरल इज फर्दर प्लीज टू डायरेक्ट दैट द स्टेट प्रोविंस शैल बी कॉल्ड द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। मतलब जो प्रोविंस जो होगा उसको हम लोग, मतलब जो भी डायरेक्ट किया गया था उस प्रोविंस को हम लोग क्या नाम देंगे लोग, प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा नाम देंगे लोग। मतलब उसका नामकरण का बात किया है यहाँ पे, किया है कि नहीं, कि प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा नाम देंगे उस सेम चीज को हम लोग। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके चार्ल्स स्टुअर्ट बिल ने, ठीक है, ये इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे इस प्रोविंस के, ये भी बात बोल दिया गया। तो आप पॉलिटी में देखते होगे कि पॉलिटी जब पढ़ते होगे या फिर कोई भी छोटा सा बुक उठा के देखते होगे तो लिखा रहता है वहां पे चार्ल्स स्टुअर्ट बेल्ले, ठीक है। तो आज समझ में आ गया ना कि चार्ल्स स्टुअर्ट बेल्ले का नाम कहाँ से आया। तो ये बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट समझो। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा है कि प्लीज गवर्नर जनरल इन काउंसिल इज ऑल्सो प्लीज टू स्पेसिफाई द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। देखो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल लिख रहा है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मतलब फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1912, 1912 at the time at which the application of the said provision of the said act to the province of Bihar and Odisha will take effect। take effect मतलब इस दिन से ये सारा चीज को क्या किया जाएगा, इफेक्टिवली लागू कर दिया जाएगा। मतलब इस दिन से 1 अप्रैल 1912 से सारा चीज को इसको इफेक्टिवली लागू कर दिया जाएगा। होप सो आप इस सारे बातों को समझ सकते हैं। देखो मैं किसी बुक से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बुक का कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देना है। मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपको पता चल चुका होगा कि मास्टर का लेवल क्या है। ठीक है, तो आराम से फॉलो करो, आप लोग टीचर बन सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, आप लोग खुद का एक इंस्टीट्यूट खोल के बीआरजी के पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया। 12 दिसंबर 1911 क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा किया जाता है कि अब हम बंगाल से सेपरेट करते हैं बिहार और उड़ीसा को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को फिर क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और 1 अप्रैल 1912 से बिहार स्टार्टेड टू एक्ट एज अ सेपरेट प्रोविंस। डन,
कोई दिक्कत नहीं आता। कब मतलब 1 अप्रैल 1912 से बिहार को अब एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर दिया जाता है। इसीलिए अब जाओ, अब तुम कोई भी बुक में जाकर देखो, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 के पहले लिखा रहता है फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब बिहार का स्थापना कब हुआ, मतलब बिहार के निर्माण किस दिन हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। तो ये चीज समझ में आए क्यों वहां पे फॉर्मेशन लिखा रहता है, क्योंकि उसी दिन से बिहार एक सेपरेट प्रोविंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर 22 मार्च 1912 के पहले आप लोग देखते हो फॉर्मेशन डे क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उसी दिन नोटिफिकेशन जारी करके बिहार का निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन काम तो 1 अप्रैल 1912 से करता है, तो ऑब्वियस बात ये हमारा फॉर्मेशन हुआ, लेकिन असल निर्माण उसका 22 मार्च को कहते हैं, इसलिए इसको फॉर्मेशन डे बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को। तो जाके अगर आप बुक रखे होंगे तो अगर स्पर्धा का बुक आप कहीं पे जाके देखते होंगे, ठीक है, तो स्पर्धा के फर्स्ट पेज नंबर 7 पे आप लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 पे ये चीज दोनों लिखा रहता है, स्थापना और स्थापना दिवस। मैं भी पहले देखा तो कंफ्यूज हो गया था जब मैं स्टडी करता था इस चीज को, तो ठीक है, तो इस चीज पे आप में क्लैरिटी अब आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत छोटा छोटा टॉपिक, अब 3 से 4 स्लाइड में आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो, वाई द नेम बिहार, मतलब बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा, बिहार के अलावा भी तो दूसरा नाम हम लोग रख सकते हैं। तो हुआ होता ये था ना कि बिहार में ना लार्ज नंबर ऑफ बिहार था, ठीक है, बिहार में लार्ज नंबर ऑफ बिहार था। फिर बोले सर क्या आप समझा रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही चीज को बार बार काहे बोल रहे, सुनो फिर से समझो, फिर से इसी चीज को अच्छे से समझो। देखो बिहार में बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क मतलब बौद्ध सन्यासी रहते थे बिहार में। ये बात समझ में आया। पहला पॉइंट समझो कि बिहार में बहुत ज्यादा बौद्ध बौद्ध धर्म के जो पालन करते हैं उन्हीं को बौद्ध सन्यासी बोलते हैं। ठीक है, बस समझ जाओ, बिहार में एग्जिस्ट करते थे। आप पूछोगे क्यों एग्जिस्ट करते थे, तो तुमको भी पता है, बिहार की बोध गया में क्या मिला था, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, मतलब बहुत सारा हुआ था। बिहार में आप लोग जब बौद्धिज्म पढ़ रहे होंगे, आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में, तो देखते होंगे बिहार में जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो भी सब बिहार में ही हुआ है। ठीक है, मतलब 2-3 बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में ही हुआ है, पढ़ते होंगे ये चीज। तो बौद्ध सन्यासी बिहार में बहुत ज्यादा थे। ऑब्वियस सी बात है, बौद्ध सन्यासी बिहार में रहते होंगे तो किसी घर में रहते होंगे, उनके घर को तो घर नहीं बोलते, उनके घर को मठ बोलते हैं लोग, या फिर आश्रम बोलते हैं लोग। आप भी गांव में देखते होंगे लोग कि मंदिर वंदिर के बगल में, अपने गांव देहात में देखते हैं कि मठ भी बोलते हैं या फिर आश्रम बोलते हैं, जिसमें पंडित जी लोग रहते हैं, लोग साधु संत रहते हैं लोग, उनके मठ आश्रम बोलते होंगे। क्योंकि वहां पे बौद्ध सन्यासियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रीजन क्यों था संख्या ज्यादा होने का, क्योंकि बौद्ध धर्म बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ठीक है, क्यों पॉपुलर था आपको भी पता है, अशोक भी बौद्ध, अशोक जो बिहार का सबसे मतलब मौर्य एम्पायर का मतलब संस्थापक था, वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था। ठीक है, ठीक है, इसी और समझ सकते हो इस चीज से कि अब वो बौद्ध धर्म का कितना प्रचार करवाया गया, तो इस वजह से बिहार में बौद्ध लोग बहुत रहते थे, और उस वजह से मठ आश्रम बहुत था बिहार में बौद्ध का, और इसी मठ आश्रम का हम लोग बिहार बोलते थे हम लोग। ठीक है, इसी मठ आश्रम को बिहार, वह है यहाँ पे, वह है, ठीक है, मार्क में वर्ड ये हमारा वह है। ठीक है, और इसी मठ आश्रम को लोग बिहार बोलते थे, यही बाद में धीरे धीरे हम लोग इसको बिहार बोलने लगे, लोग समझ में नहीं, यही वह ब में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, स्लैंग प्रॉब्लम। अब खुद सोचे बिहार बोल रहे हैं लोग, वी बोलने में हमको बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बिहार बोल रहे हैं तो सिंपली बोल दे रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब जो चीज आसानी से बोल पाएंगे वही ना हम लोग का आदत में शुमार हो जाएगा, इसीलिए इस चीज का नाम बिहार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, इस चीज को आप लोग समझ गए आप लोग, वेरी गुड। चलो इस सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ हमें बताया ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा फिर, बिहार वर्ड जो होता है ना, बिहार मतलब बिहार शब्द, बिहार शब्द आपका सबसे पहले किस बुक में लिखा हुआ मिला था, मतलब सबसे पहले इस किस बुक में ये मेंशन्ड है, किस बुक में ये लिखा हुआ था। तो सबसे पहले बिहार शब्द जो है वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन, एक बुक है, उस बुक का नाम है तबकत ठीक है ए नासिरी। ठीक है, ए नासिरी, ठीक है, में बिहार वर्ड को सबसे पहले लिखा गया था। मतलब जो एक माल सिंपल से इस चीज से समझो कि एक बुक है ऐसे, ठीक है, और उस बुक में बिहार शब्द को ऐसे बिहार लिखा हुआ है। वेट अ सेकंड, चार्जर लगा लेता हूँ लैपटॉप, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बस 2 मिनट होल्ड करना, जिसको दिक्कत है आप लोग वीडियो को स्किप कर दो लोग, 10 सेकंड के लिए भगा दो लोग। ठीक है, ओके डन।
ठीक है। तो एक बुक था बिहार वर्ड, ठीक है, बिहार एक बुक था तबकत ए नासरी, उस बुक में सबसे पहले बिहार के बारे में मेंशन किया गया था, यानी कि एक बुक था उसमें सबसे पहले बिहार वर्ड को लिखा गया था, ठीक है, तबकत ए नासरी बुक में। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे, मतलब इस बुक का जो ऑथर था वो कौन था? मिनहाज उल सिराज। और ये बुक कब लिखी गई थी? 1203 एडी में लिखी गई थी। चलो डन, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, बिहार के संदर्भ में हम लोग को सबसे प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बिहार के बारे में सबसे पहले नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले नॉलेज हम लोग एक बुक से मिलता है, उस बुक का नाम है सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, बिहार के बारे में सबसे पहली जानकारी इस बुक को मिलता है, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। देखो अब हम तुमको डायरेक्ट सतपथ ब्राह्मण का नाम बता दिए, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड समझो। ठीक है, अच्छा इस चीज को समझने के लिए हम तुमको कुछ कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेज सब पूरे इंडिया में धीरे धीरे अपना पकड़ मजबूत बना देता है, और उसके बाद 1947 तक बिहार में राज करता है। मतलब देख रहे हो लगभग 200 साल बिहार में राज करता है, सॉरी 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 सॉरी, इंडिया में राज करता है। ठीक है, और इस जब हिस्टोरियन सब इसी मतलब इस टाइम पीरियड को हिस्टोरियन सब क्या बोलते हैं लोग? ब्रिटिश एरा बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश काल बोलते हैं इसी टाइम पीरियड को। ये चीज आप एग्री हो? एग्री समझ में आ पाएगा इस चीज से? ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ चुके हो लोग। अब उसी तरह, ठीक है, उसी तरह इन सेम वे, ठीक है, हम लोग में 1500 से लेकर, ठीक है, और 650 बीसी, ठीक है, के बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को हम लोग वैदिक एरा बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, मैं रेड करता हूँ। ठीक है, इस वैदिक एरा में बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे। ठीक है, बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे, लिटरेचर लिखे गए थे। ठीक है, और उन इन बुक्स और लिटरेचर को ही हम लोग वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो बहुत अच्छा। चलो अभी एक और चीज समझ, उसी वैदिक लिटरेचर में, इसी वैदिक एरा में जो वैदिक लिटरेचर लिखा गया था उन्हीं में से एक था हम लोग का फोर वेदास। ठीक है, ब्राह्मण ब्रह्मा जी के हाथ में जो तुमको पुस्तक दिखता है वही, उसी को वेद बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी चार वेद में से एक वेद था, उस वेद का नाम था यजुर्वेद। ठीक है, और इसी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था ना, उसी ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग बोलते हैं लोग सतपथ ब्राह्मण। अब पूछो कि सर ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ये बता दीजिए हमको। सर हम नहीं जानते, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़े, तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ वेदास। जैसे देखो कोई बुक है, ठीक है, इस बुक को तुम कुछ समझ नहीं आता है, तुरंत क्या करोगे? इसका तुम साइड बुक खरीद लोगे, मतलब इसका एक हेल्प बुक खरीद लोगे, जिससे इस बुक के जो लैंग्वेज है वो सिंपल तरीके से तुमको साइड बुक मिल जाएंगे। जैसे तुम बचपन में करते थे लोग एनसीईआरटी, देखते थे लोग एनसीईआरटी को समझ नहीं आ रहा है, तुरंत जाते थे लोग, तुम एस्टेंट खरीद लेते थे, या फिर जो भी फलना ढिंगना पब्लिकेशन होता था उसका बुक खरीद लेते थे लोग। और यही सेम चीज को इसको बहुत अच्छे से, मतलब एग्जाम्पल्स फोटोग्राफ के साथ समझा समझा के दिया रहता था इस साइड बुक में। ठीक है, सेम उसी तरह है। यजुर्वेद है, आपको नहीं समझ में आए, जाओ उसका उसका ब्राह्मण ग्रंथ खरीद लो। उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सतपथ ब्राह्मण, खरीद के लाओ। इसी यजुर्वेद को सिंपल तरीके से सतपथ ब्राह्मण में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यही हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार। स्टेट लैंग्वेज ऑफ बिहार, देखो संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हो लोग ना। संविधान में एक पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट होता है पार्ट 17। अब पूछोगे सर हमको ये नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, चलो हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एक बुक है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है। ठीक है, एक अब एक कॉन्स्टिट्यूशन इधर लिखते हैं, एक नॉर्मल बुक इधर लिखते हैं। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल बुक होता है। ठीक है, अब देखो बुक का सबसे पहला पेज होता है, पहला पेज का होता है कवर पेज होता है, इसमें बुक का फोटो लिखा रहता है, हर फोटो है, मतलब ये है इस सब्जेक्ट का बुक होता है कि कवर पेज हो गया। तो उसी तरह संविधान में भी कवर पेज है, नॉर्मल बुक में भी कवर पेज है। क्लियर? बुक का जब अगली का पन्ना पलटोगे तो बुक के अगली का पन्ना में तुमको वही सेम कवर पेजवा को तनी सादा सादा में लिखल मिल जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट पेज में पढ़ोगे तो तुमको प्रीफेस मिलता है। तुमको प्रीफेस देखे हो लोग ना,
प्रीफेस इसमें लिखा रहता है कि ये बुक बनाने के लिए हम इनको थैंक्स बोलते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं, फलना ढिमका लिखा रहता है, हम बहुत खुश है इस बुक को लॉन्च करके, प्रीफेस में लिखा रहता है। तो जो नॉर्मल बुक का जो प्रीफेस होता है उसको हम लोग प्रीफेस ही बोलते हैं लोग, लेकिन जो संविधान का जो प्रीफेस होता है उसको हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं लोग। बात समझ में आएगा ना? क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर जाते हो आगे, तो आगे में तुमको इंडेक्स दिखता होगा, बुक में इंडेक्स दिखता होगा, ठीक है। क्लियर। इंडेक्स में तुमको लिखा रहता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, ऐसे करके तुमको मिल जाएगा लिखा हुआ। ये जो चैप्टर होता है ना, इसी चैप्टर को जब संविधान के टर्म में पढ़ते हैं तो ये पार्ट होता है, ठीक है। यही चैप्टर मेरा पार्ट में चेंज होता है और बुक में चैप्टर का चैप्टर ही रह जाता है, ठीक है। फिर चैप्टर 1 के बगल में तुम देखते हो उस चैप्टर का नाम लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद उसका पेज नंबर लिखा रहता है। तो जो चैप्टर 1 का नाम होता है ना, उसी तरह संविधान में चैप्टर 1 का पार्ट का नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो संविधान का पार्ट 3 है, ठीक है, तो उसका नाम हो गया फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 है संविधान का, उसका नाम हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4A है, उसका नाम तुम्हारा हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम हो गया डीपीएसपी, इसका नाम हो गया तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी। बात समझ में आएगा ना? जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम होता है वैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम होता है। फिर बगल में लिखते हो देखते हो पेज नंबर लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर 1 में हम यहाँ पे 1 से 38 तक पढ़ेंगे लोग, तो उसी तरह पार्ट 3 में उसी तरह इसके लिए पेज नंबर है नॉर्मल बुक के लिए, और सेम चीज तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आर्टिकल है, यानी फंडामेंटल राइट में हम 12 से 35 तक पढ़ेंगे। समझ में आएगा ना? जिस चैप्टर 1 में 1 से 38 तक पढ़ते हैं लिखा हुआ रहता है तुमको बुक में, चैप्टर 2 में तुम्हारा 39 से तुम्हारा 45 लिखा रहता है, वैसे ही डीपीएससी में तुमको लिखा मिलेगा तुमको 36 से 51। समझ में आएगा ना? ऐसे कर करके हमारा चलता है। तो उसी तरह से एक चैप्टर है, ठीक है। नॉर्मल बुक कौन सा है? चैप्टर नंबर 70, लेकिन हमारे संविधान कौन सा है? पार्ट 70, ठीक है। इसी पार्ट 70 में लैंग्वेज नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सा चैप्टर नंबर है? पार्ट 70, ठीक है। इसी लैंग्वेज के आर्टिकल नंबर 345 में लिखा है कि देयर शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट, ऑफ ए स्टेट, ठीक है। मतलब हर स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब एक राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। समझ में आया ना? आप खुद उठाओ जाकर गूगल पे सर्च करो आर्टिकल 345, सेम आपको यही लिखा मिला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, संविधान में लिख दिया है तो हर स्टेट को तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान पालन करना ही हर स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिहार सरकार भी इसका पालन किया है, ठीक है। मैं इरेज कर देता हूँ, आप होप तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। स्पेस चाहिए मुझे थोड़ा, ठीक है, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग बिहार सरकार भी अपने स्टेट का एक स्टेट लैंग्वेज बनाया। तो पहला लैंग्वेज को जो उसको उसको स्टेट लैंग्वेज बना, मतलब स्टेट लैंग्वेज जो पहला लैंग्वेज था हमारे बिहार का, वो कौन बना? हिंदी बना, ठीक है। फिर उर्दू को भी बनाया गया सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। फिर उर्दू को भी सेकेंड लैंग्वेज बना दिया गया, मतलब एक से ज्यादा भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं, संविधान में लिखा गया है, ठीक है। उर्दू की भी हमारा हमको अपने मतलब बिहार का सेकेंड स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा। और ये कब बनाया गया? 1984 में इसको बना दिया गया। होप सो आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। मतलब सिंपल से इस स्लाइड से क्या निकला, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बने कि बताओ पार्ट 17 में क्या है? लैंग्वेज है। फिर आर्टिकल 345 में क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट है, मतलब हर स्टेट का एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इसका पालन किया बिहार, बिहार पालन किया तो हम लोग स्टेट का लैंग्वेज बनाया ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे स्टेट का क्या बना? हिंदी बना। दूसरा लैंग्वेज क्या बना? उर्दू बना, लेकिन उर्दू को बनाया कब? 1984 में। मतलब पहला राजकीय भाषा हिंदी, दूसरा राजकीय भाषा उर्दू, 1984। क्लियर? देखो ये हमारे स्टेट एम्बलम है, इसके बाद ये चैप्टर इंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट एम्बलम में हम लोग को ये पढ़ना है ना कि आ, कि राज्य के जो मेन मेन चिन्ह कौन से है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे होता है ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीकॉक आप लोग बोल देते हैं लोग, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा क्या है? तो आप लोग तिरंगा बोल देते हैं लोग, ट्राई कलर फ्लैग, ये राष्ट्रीय झंडा हो गया। वैसे ही बिहार का भी तो कुछ कुछ रहना चाहिए ना दोस्त, ठीक है। तो बिहार का जो राष्ट्रीय जानवर है, बिहार का जो राष्ट्रीय जानवर है वो कौन सा है पता है आपको किसी को? ठीक है, मैं बताता हूँ। बिहार का जो राष्ट्रीय जानवर है वो है ऑक्स, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले कौन था? पहले रिक्ष था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ पहले कौन था? तो पहला बिहार का जो जानवर था वो रिक्ष था। समझ में आया आप लोग को ये बात? ठीक है। बिहार का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो बिहार का स्टेट बर्ड है स्पैरो, गौरैया, ठीक है। पहले कौन था? नीलकंठ था, ये पहले था। ये सब पहले का बात कर रहे हैं।
स्टेट फ्लावर कौन सा है बिहार का? बिहार का स्टेट फ्लावर है हमारा मैरीगोल्ड। ठीक है, बिहार का स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल। बिहार का सिंबल कौन सा है? ये वाला सिंबल है। बिहार का फिश क्या है? मांगुर। होल्ड करना आप। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया? देखो बिहार का जब आप लोग सिंबल देख रहे हो लोग, तो उसमें पेड़ दिख रहा हो, वो पेड़ कौन सा ट्री है? बोधि ट्री है। वो जो पेड़ है वो बोधि ट्री है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? और उसके अगल बगल स्वास्तिक का चिन्ह है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। अब देखो, अब एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन इसीलिए मैं 2 मिनट का मतलब अभी चला गया था। ठीक है, रीजन क्या था कि क्वेश्चन मैंने एक नोट डाउन करके लिखा है, मतलब स्लाइड में डालना भूल गया हूँ। इसको अच्छे से आप समझो। ठीक है, और थोड़ा सा नाम भूल रहा था। ठीक है, इसी वजह से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, देखो सीन क्या है। एक होता है स्टेट सॉन्ग, जैसे नेशनल सॉन्ग होता है, राष्ट्रीय गीत होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा स्टेट सॉन्ग होता है। एक होता है स्टेट प्रेयर। ठीक है, तो जब ये जो स्टेट सॉन्ग और स्टेट प्रेयर है, ठीक है, बिहार में 2012 में, जब 2012 का हमने जो बिहार दिवस सेलिब्रेट किए थे ना, तो उसी दौरान, ठीक है, बिहार को एक अपना खुद का स्टेट सॉन्ग मिला था और अपना खुद का स्टेट प्रेयर मिला था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेट सॉन्ग स्टेट प्रेयर को बिहार कब अपना मान्यता प्राप्त किया? तो 2012 में प्राप्त किया। ठीक है, मतलब मंत्रिमंडल द्वारा उसको बिहार सरकार द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया 2012 में। समझ में आएगा ना? देखो, जो राज्य प्रार्थना है हम लोग का कौन सा है? कोई बता सकता है कमेंट में? ठीक है, तो स्टेट, एक सेकेंड, क्या हो गया भाई? अरे यार, भूल गया है कल का। अरे हम, सॉरी, हम थोड़ा भूल चुके हैं। ठीक है, स्टेट प्ले और स्टेट सॉन्ग के बारे में, लेकिन इतना हमको याद है। ठीक है, जो स्टेट जो हम लोग का स्टेट सॉन्ग है, इसको लिखा है कवि सत्यनारायण रचित ने। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, मिस कर रहे हैं हम थोड़ा। दोनों सत्यनारायण रचित के द्वारा इसको लिखा गया है, स्टेट सॉन्ग को। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोग को? और स्टेट प्रेयर जो है, मेरी यार ये हल्का भूल रहा है, इस वजह से थोड़ा सॉरी फॉर दिस। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, और जो स्टेट प्रेयर है, ठीक है, एम आर चिश्ती के द्वारा लिखा गया है। स्टेट सॉन्ग स्टेट प्रेयर है क्या? कोई बता ही देते देख कर या भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा। अच्छा, इस चीज को आप लोग देख लेना अपने से। ठीक है, स्टेट सॉन्ग और स्टेट प्रेयर के बारे में एक बार देख लेना। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मिस हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 100 लाइक रहनी चाहिए हमारे वीडियो पे, तब हम लोग वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए खूब सारा। ठीक है, थैंक यू फॉर